जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ साइट्स देखी थी। ठीक है, मतलब कौन कौन से स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मिले थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने कल जो साइट्स देखी थी उसको हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो हड़प्पा देखा था, सबसे पहली साइट, फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट। कहाँ पे लोकेटेड थी? मोंट गोमरी, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में, रावी नदी के करीब। 1921 में दयाराम सहनी जी ने इसकी डिस्कवरी या एक्सकवेशन किया था। यहाँ से हमें जो एविडेंस मिले थे उसमें जो सिटी थी उसमें वेस्टर्न सिटी में मतलब पश्चिमी उसमें जो सुरक्षा प्राचीर या सिक्योरिटी वॉल बना था इसको क्या बोला गया? माउंट टीबी। इसके अलावा हमें RH-37 सिमेट्री मिली थी, यहाँ से पॉटर्स व्हील मिली थी, 12 अन्नाग्रह ग्रीनरी मिले थे, 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स, ठीक, चबूतरे मिले थे, 15 लेबर हाउसेस मिले थे और यहाँ से हमको वीट और बार्ले के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा हमने देखा कि रेक्टेंगुलर सील हमको मिली थी जिसमें एक मूर्ति बनी हुई थी जिसमें उनके पैर की तरफ जो है एक पेड़ बना हुआ था जिसको उर्वरक की देवी या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता था या गॉडेस ऑफ अर्थ। इसके अलावा तांबे की इक्का गाड़ी का खिलौना हमको मिला था, एस कार्ट। मैंने आपको बताया था एस कार्ट मतलब वो जिसको एक जानवर खींचता हो तो उसको बोलते हैं एस कार्ट, इक्का गाड़ी। ये हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो देखा। मोहनजोदड़ो का लोकेशन क्या था? लरकाना, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, इंडस नदी के पास। इसके डिस्कवरर कौन थे? राखल दास बनर्जी, 1922 में। इसका अन्य नाम क्या था? माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, या माउंट ऑफ घोस्ट, भूतों का टीला, या गार्डन ऑफ सिंध, सिंध का बाग। ये इसके अदर नेम्स थे। हमें क्या क्या मिला यहाँ से? तो सबसे पहले तो हमें बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला जो कि बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों का बना हुआ। इसके चारों तरफ 4 कमरे बने हुए थे और उसके सामने 4 फायर ऑल्टर्स, अग्नि कुंड बने हुए। इससे हमें यह पता चला कि ये एक धार्मिक स्थल रहा होगा इनका, जहां पर पूजा वगैरह की जाती होगी। इसका जो स्नानागार था, ग्रेट बाथ, इसकी लेंथ थी 11.88 मीटर, ब्रेड्थ 7.01 और डेप्थ 2.43 मीटर्स। तो ये ग्रेट बाथ हमको मिला यहाँ से। इसके अलावा हमें पशुपति नाथ की एक मोहर मिली थी जिसमें एक देवता बैठे हुए हैं जिनके 3 मुख हैं, 3 मुखी देवता योगिक पोस्चर में बैठे हैं। और चूंकि इनको पशुपति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो मोहर है इसमें इनके चारों तरफ जानवर मौजूद हैं। जिसमें कौन कौन से जानवर मौजूद थे? तो एलिफेंट, हाथी, टाइगर, बाघ, राइनोसोरस, एक सिंग वाला, और बफेलो। इसके अलावा 2 हिरण, 2 डियर इनके पैर के नीचे बैठे थे। एनिमल्स 6 थे लेकिन स्पीशीज बात करेंगे तो 5। इसके अलावा हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी, ब्रॉन्ज मेड डांसिंग गर्ल। ठीक, इसके अलावा हमें ब्रीडेड प्रीस्ट स्टैच्यू मिला, मतलब एक दाढ़ी वाले पुरोहित, ठीक है, जो स्टेटाइट का बना हुआ था। ठीक, इसके अलावा हमें बृहद सभागृह मिला, ऑडिटोरियम मिला, जो कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग रही। इसके अलावा हमें बृहद अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी भी यहां से मिला। तो ये हमको मोहनजोदाड़ो से मिला था। इसके बाद अगला हमने पढ़ा चानूदारो। चानूदारो की लोकेशन क्या थी? सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, इंदस नदी के बगल। इसकी डिस्कवरी किसने करी? गोपाल दास मजुमदार, 1931। इससे क्या क्या हमको साक्ष्य मिले? तो झूकर झाकर कल्चर, याद करिए, चैल्कोलिथिक कल्चर, ताम्र पाषाण काल के समय में प्री हड़प्पन कल्चर में हमने झूकर झाकर पढ़ा। तो झूकर झाकर का एविडेंस भी हमें चानूदारो से मिलता है। इसके अलावा हमें कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो सौंदर्य के जो वस्तु हैं जो
महिलाएं इस्तेमाल करती हैं आज भी। इसके साक्ष्य हमको चानुदारों से मिले, काजल, पाउडर, परफ्यूम, लिपस्टिक, कॉम। इसके अलावा बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिली है। ठीक है, मतलब जो लकड़ी सॉरी जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको बनाने का कारखाना। इसके अलावा टॉय मेकिंग इंडस्ट्री मिली, खिलौने बनाने का कारखाना। और एक ऐसी ईंट मिली है जिसमें दो पग चिन्ह मिले हैं, एक बिल्ली के और एक कुत्ता के। तो ये माना जा रहा है कि कोई बिल्ली यहां से पार की होगी और कुत्ता उसको चेस कर रहा होगा, तो उसके जो पैरों की छाप थी वो उसमें आ गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि चानुदारो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एक लौती ऐसी साइट है जहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही सूरत हाल में कोई सिक्योरिटी वॉल नहीं। ठीक है, ना तो वेस्टर्न एरिया में है और ना ईस्टर्न, उसमें कोई सिक्योरिटी वॉल नहीं है। ठीक है, चानुदारो। इसके बाद हमने लोथल देखा। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी। इसके एक्सकेवेटर या डिस्कवरर कौन थे? तो रंगनाथ राव, SR राव, श्री रंगनाथ राव, 1954 में। अब लोथल को मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता था। हमें यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले? तो चावल के साक्ष्य, पैडी हस्क, ये मिला। इसके अलावा हमें फायर ऑल्टर्स, अग्निकुंड मिले। हमें यहां से कपल बरियल्स मिले, मतलब जब यहां पर जो कब्र है उसको खोदा गया तो उसमें से एक पुरुष का स्केलेटन और एक महिला का स्केलेटन अगल बगल रखा था। इसको इसीलिए इसको बोला गया कपल बरियल्स। इसके अलावा पोर्ट और डॉकयार्ड के एविडेंस यहां पर मिले, बंदरगाह के। ठीक, इसके अलावा चालाक लोमड़ी का एविडेंस मिला, हाथी दांत स्केल के रूप में मिला, ममी का मॉडल मिला है। ममी मैंने आपको बताया था, वो इजिप्ट में जो एक परंपरा होती है कि बॉडी सड़े ना इसलिए उसको पूरा लेप लगा के और उसको टेप से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसको दफन किया जाता है। इसके अलावा पर्शियन सील हमको मिली, घोड़े का स्कल्पचर मिला, कॉपर की सील मिली, डाइंग टैंक मिला। ठीक, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लोथल एक लौती ऐसी साइट थी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जिसमें दोनों शहर वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों एक ही सिक्योरिटी वॉल से, कॉमन सिक्योरिटी वॉल से सराउंडेड। क्लियर? तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब जो अगली साइट आपको लिखनी है, ठीक है, वो लिखनी है कालीबंगन। तो अगली साइट की हेडिंग डालिए कालीबंगन। ठीक, अगली साइट लिखिए कालीबंगन। ठीक, देखिए फॉर्मेटिंग वही होगी। सबसे पहले हम लोकेशन लिखेंगे, कहां पर वो अव्यवस्थित है। इसके बाद उसके खोजकर्ता या एक्सकेवेटर कौन रहे हैं और वहां से हमें क्या एविडेंस मिला। तो कालीबंगन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कालीबंगन की जो लोकेशन है वो है हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक, तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? हनुमानगढ़, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़, कालीबंगन वहां की साइट है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ऑन दी बैंक ऑफ घग्गर रिवर। ठीक, घग्गर रिवर। ठीक, देखिए आज की डेट में ऐसा माना जाता है कि पहले जो सरस्वती नदी थी, आपको मैंने बताया था, जिसकी वजह से इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी पड़ा। तो जो सरस्वती नदी हुआ करती थी वो अब विलुप्त हो गई, तो घग्गर नदी को उसका दूसरा रूप माना जाता है। तो ये जो कालीबंगन साइट मिली है हनुमानगढ़, राजस्थान से, ये घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के। इसके जो देखिए इसमें दो चीजें रही हैं, एक इसके खोजकर्ता, डिस्कवरर। ठीक है, तो एक तो इसको जिसने डिस्कवर किया, तो कालीबंगन में जो इसने कालीबंगन को जो खोज करी, डिस्कवरी करी, वो करी जगपति जोशी ने। ये नोट करिएगा, किसने करी? जगपति जोशी ने डिस्कवरी करी। लेकिन इसको एक्सकवेट किसी और ने किया था, मतलब इसका जो उत्खनन करवाया था वो किसी और ने करवाया था। ठीक, तो भले ही डिस्कवरी जगपति जोशी ने करी थी, लेकिन
एक्सकेवेशन खुदाई उन्होंने नहीं कराई थी, खुदाई कराने वाले थे रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने खुदाई करवाई थी 1990-91 में। ठीक है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे ये इसके एक्सकेवेटर थे, खुदाई करवाई थी। डिस्कवरी किसने करी थी, खोज किसने करी थी इस साइट की, जगपति जोशी ने, लेकिन खुदाई इसमें किसने करवाई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91। ठीक, अब कालीबंगन का मतलब आप नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका जो मीन्स होता है, कालीबंगन होता है, इसका मतलब होता है व्हाइट वेल। व्हाइट वेल मतलब सफेद कुआं। इसका जो मतलब होता है ये नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, सफेद कुआं, व्हाइट वेल। ठीक, सफेद कुआं कालीबंगन का मतलब होता है। ठीक, आई एम सॉरी, ये पॉइंट गलत लिखा दिया, ये दूसरी साइड का है, आई एम सॉरी, इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने गलत उसमें बता दिया था। ठीक है, इसका मतलब जो होता है, कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ये पॉइंट नोट करिएगा, कालीबंगन का मतलब क्या होता है, ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स, काले बंगन। ठीक है, काले बैंगल्स। ठीक, तो इसको बोला जाता है, इसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, सॉरी 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 फॉर दिस, आई एम सॉरी, ये इसको भी मैंने शायद गलत बता दिया, कंफ्यूजन हो गया था मुझे, आई एम सॉरी। ये इसके एक्सकेवेटर जो रहे हैं, ठीक है, इसके एक्सकेवेटर जो रहे हैं वो आमलानंद घोष रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, सॉरी, आमलानंद घोष 1953। तो ये आई एम सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने दूसरी साइड का बता दिया था ये सारी चीजें। तो कालीबंगन जो है ये हनुमानगढ़ राजस्थान में मिला, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। इसके अलावा बात करें तो इसके जो एक्सकेवेटर रहे हैं वो रहे हैं आमलानंद घोष। ठीक है, 1953 में उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया और इसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कालीबंगन का, ब्लैक बैंगल्स। ठीक, अब यहां पर इसमें नोट डाल के लिखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं वो दो भाग में बटे थे, वेस्टर्न सिटी और ईस्टर्न सिटी। मैंने आपको बताया था वेस्टर्न सिटी और ईस्टर्न सिटी। तो कालीबंगन एक लौती ऐसी साइट है जहां पर वेस्टर्न सिटी और ईस्टर्न सिटी, इन दोनों के लिए सेपरेट सिक्योरिटी वॉल है, दोनों के लिए। देखिए, हमने अभी ये देखा था, मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशंस की साइट ऐसी थी जिसमें जो वेस्टर्न सिटी थी जहां एलाइट लोग रहते थे वहीं पर सुरक्षा प्राचीर या सिक्योरिटी वॉल बनाया जाता था। ठीक, लेकिन चानुदारो जो था वो एक्सेप्शन था, वहां पर ना वेस्टर्न में और ना ईस्टर्न में, दोनों में से कहीं पर भी सिक्योरिटी वॉल नहीं लगी हुई थी। ठीक, इसके अलावा हमने लोथल में देखा, लोथल एक लौती ऐसी साइट थी जिसमें दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों एक ही सुरक्षा वॉल से घिरे हुए थे, ये लोथल था। कालीबंगन एक लौती ऐसी साइट है इंडस वैली की जिसमें दोनों की सेपरेट सिक्योरिटी वॉल है। मतलब वेस्टर्न सिटी, मतलब जिसको हमने क्या बोला था, सिटाडेल, याद करिए क्या बोला जाता था इसको, सिटाडेल, और ईस्टर्न को क्या बोला जाता था, लोअर हाउस। इन दोनों के लिए अगर सेपरेट सिक्योरिटी वॉल है तो वो कहां है, कालीबंगन में। तो कालीबंगन में नोट कर लीजिएगा, इन कालीबंगन both the cities are surrounded by separate security wall, सेपरेट सिक्योरिटी। दोनों के दोनों किससे सराउंडेड हैं, दोनों शहर सेपरेट सिक्योरिटी वॉल से। कालीबंगन एक लौती ऐसी साइट, समझ में आया आपको। ठीक, तो ये पॉइंट नोट कर लिया आपने। ठीक,
अब इसमें अगला हम लिखेंगे एविडेंस। अब यहां से हमें एविडेंस क्या क्या मिले। ठीक, तो नोट कर लिया आपने ये कालीबंगन, ये नोट करते चलिए कॉपी में। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एविडेंस की। यहां से हमें क्या क्या मिला है कालीबंगन से। सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला यहां से हमको ऊंट के हड्डी का स्केलेटन मिला है, कैमल बोन स्केलेटन। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से हमको क्या मिला है, ऊंट की हड्डी का स्केलेटन मिला है। देखिए आपने देखा होगा राजस्थान का जो एरिया है, ठीक है, वो जो है सैंड वाला एरिया है। आपने देखा होगा रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, और रेगिस्तान के एटमॉस्फेयर में जो एनिमल सबसे ज्यादा मिलता है वो होता है कैमल, ऊंट। क्यों? ऊंट के पैर बड़े बड़े होते हैं। ऊंट के पैर आपने देखे हो, ऊंट के पैर लंबे होते हैं। तो होता क्या है कि जब रेत में वो चलता है तो उसके पैर धंसते नहीं। आप समझ रहे, रेत क्या होती है, गहरी होती है, तो इसीलिए वहां पर आपको ऊंट नजर आते हैं। तो वहां से हमको ऊंट की हड्डी का स्केलेटन मिला है, कैमल बोन स्केलेटन। कहां से? कालीबंगन। इसके अलावा हमें एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड, प्लब फील्ड, प्लब्ड फील्ड। देखिए हमको यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो जुते हुए खेत, ठीक है, मतलब खेत जिनको जोता गया, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? कालीबंगन से। ठीक, तो नोट करिएगा, एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड मतलब जुते हुए खेत। इसका एविडेंस हमको कहां से मिलता है? कालीबंगन से। इसके अलावा यहां से हमको फायर पिट्स भी मिले हैं, फायर ऑल्टर्स भी मिले। ठीक, अग्निकुंड मिला है। ठीक है, यहां से भी हमको अग्निकुंड मिला है। इसके अलावा यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, इसको नोट करिएगा और इसको वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, ऑर्नेट ब्रिक्स। यहां से हमको डेकोरेटेड, ऑर्नेट मतलब होता है डेकोरेटेड ब्रिक्स, मतलब कालीबंगन से हमको ऐसी ईंटें मिली हैं जो प्लेन ना होकर के डेकोरेटेड है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चित्र, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनी है, मतलब उसको डेकोरेट किया गया। तो कालीबंगन से हमको एक ऐसी ईंटें मिल रही हैं जो डेकोरेटेड है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कृतियां बनाई गई हैं ईंट में। ठीक है, मतलब ईंट को बनाने में उसमें कुछ कृतियां की गई हैं। तो मतलब डेकोरेटेड या ऑर्नेट ब्रिक्स हमको कहां से मिल रही है? ये हमको कालीबंगन से मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, एविडेंस है, इसको नोट करके रखिएगा क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, ये थोड़ा हटके है। ऑर्नेट ब्रिक्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला मैं आपको बताऊं, अगला जो मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वुडन ड्रेन मिला है इसमें, वुडन ड्रेन। हमको इसमें लकड़ी की नाली मिली। किसकी नाली मिली है? लकड़ी की बनी हुई। ठीक, तो इसमें क्या मिली है हमको? लकड़ी की नाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसको मैं लगा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि ये थोड़ा हटके है, ये एविडेंस थोड़े हटके हैं, तो ये चीजें क्या होती हैं पेपर में बहुत जल्दी पूछी जाती है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक, तो ऑर्नेट ब्रिक्स, डेकोरेटेड ब्रिक्स और वुडन ड्रेन, लकड़ी की नाली, ये दो एविडेंस बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक, इसके अलावा हमको यहां से भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, मतलब हमको यहां से भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो हमें यहां से किसके किसके साक्ष्य मिले? भूकंप के भी साक्ष्य मिले। इसके अलावा हमको यहां से बलि का भी साक्ष्य मिलता है, हमको यहां से बलि का भी साक्ष्य मिलता है, एविडेंस ऑफ सैक्रिफाइस।
अब देखिए ये हमें कैसे पता चला कि हमको यहां से बलि का भी साक्ष्य मिलता है। देखिए यहां से हमको एक प्लेट मिली है मिट्टी की, हमको क्या मिली है, एक प्लेट, ये काली बंगन से ही मिला है, ठीक है। इसमें यहां पर हमको एक प्लेट मिली है मिट्टी की, मड प्लेट, ठीक है। इसमें यहां ऊपर एक पेड़ बना हुआ है इसमें, और यहां पर पेड़ पर एक कोई देवी बैठी हुई है, मतलब किसी देवी को बिठाया गया है पेड़ के ऊपर। अब यहां पर एक व्यक्ति बनाया गया है, एक व्यक्ति है, इसके एक हाथ में हसिया है। हसिया जो होता है ना काटने के लिए, आपने गांव में देखा होगा खेत वगैरह काटने के लिए हसिया यूज किया जाता है। तो इसके एक हाथ में हसिया है और दूसरे हाथ में इसका एक यहां पर एक जानवर बनाया गया है जो इसके दूसरे हाथ में, और उसको लेते हुए जा रहा है ये पेड़ की तरफ। मतलब ये फोटो क्या शो कर रही है भाई, उसके हाथ में एक जानवर है, मान लीजिए हिरण है उसके हाथ में, ठीक, और दूसरे हाथ में हसिया है, और वो उसको घसीट के पेड़ के पास लेके जा रहा है, और पेड़ में एक देवी बैठी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दिखा रहा है बलि उस टाइम भी हुआ करती होगी, तभी तो ये चित्र बना है। भाई अगर मिट्टी की प्लेट में अगर ये चित्र बना है मतलब ये वहां पर प्रैक्टिस में होगा, ठीक। तो इसके इसी चित्र के चलते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बलिदान, ठीक है, बलि देने के साक्ष्य भी यहां से हमें मिलते हैं, ठीक। तो बलि देने के साक्ष्य भी हमको यहां से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और एविडेंस यहां से मिलता है, एविडेंस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये होता है, आपका कोई खेत है, ठीक है, अब आपने वहां पर सिर्फ एक क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक फसल नहीं वहां पर आप बो रहे, आप वहां पर कई फसलें बो रहे हैं उसी जगह पर, ताकि कुछ ये मिल जाए कुछ वो मिल जाए। इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक ही जगह पर अलग अलग फसलें का उगाना, इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो हमें यहां से मिक्स्ड क्रॉपिंग की एविडेंस मिले, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया? तो इसके एविडेंस समझ में आए कालीबंगन के, ठीक। इसके अलावा एक पॉइंट और यहां पर नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालीबंगन में जितने भी घर मिले हैं हमको, ठीक है, मतलब यहां पर जितने भी घर मिले हैं ये सब मड ब्रिक्स के बने हुए। मड ब्रिक्स मतलब एक तरीके से माना जाए तो कच्ची ईंट से बने, इसको रॉ ब्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रॉ ब्रिक्स। मैंने आपको बताया था हड़प्पा में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पकी हुई ईंटों का बना है। कालीबंगन एक लौती ऐसी इंडस वैली की साइट है जहां पर जो घर बने हैं वो कच्ची मिट्टी के बने, सॉरी कच्ची ईंट के बने, रॉ ब्रिक्स के बने, मड ब्रिक्स के। क्लियर? तो ये था कालीबंगन, ठीक। तो कालीबंगन में हमने क्या क्या देखा, ठीक। सबसे पहली बात तो इसकी लोकेशन हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गड़ नदी के किनारे। इसकी डिस्कवरी किसने करी? आमलानंद घोष 1953 में। इसका मतलब क्या है? ब्लैक बेंगल्स। इसमें दोनों सिटीज जो हैं वो अलग अलग सिक्योरिटी वॉल से सेपरेटेड हैं। इसके अलावा हमको यहाँ से एविडेंस किस किस के मिलते हैं? तो कैमल बोन स्केलेटन, ऊंट की हड्डी का ढांचा मिला है यहाँ पे। इसके अलावा हमें जुते हुए खेत, प्लग्ड फील्ड का एविडेंस मिला है। ऑर्नेट ब्रिक्स का मिला है, डेकोरेटेड ब्रिक्स का मिला है। इसके अलावा वुडन ड्रेन, लकड़ी की नाली का भी एविडेंस यहाँ से मिला है। फायर पिट्स मिला है, अर्थक्वेक का एविडेंस मिला है, भूकंप का। इसके अलावा बात करें तो बलि का भी एविडेंस मिला है हमको यहाँ से, मिक्स क्रॉपिंग का भी मिला है। और कालीबंगन में जो घर बने हैं वो किसके बने हैं? कच्ची ईंट के बने। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आपको, ठीक। तो ये था कालीबंगन, ठीक। अगला साइट लिखिए, ठीक है।
शायद छठी साइट है ये, ठीक है। धोलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये धोलावीरा, ठीक। वैसे ही सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ है, रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ में गुजरात। तो इसकी जो लोकेशन है रण ऑफ कच्छ गुजरात में, और ये भी किस नदी के किनारे है, गग्गर नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ गग्गर रिवर, ठीक है। तो ये भी किसके किनारे है, गग्गर नदी के किनारे, रण ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, धौलावीरा की। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो मैं पिछली बार गलती से उसमें लिखा दिया था, जगपति जोशी। इसकी डिस्कवरी किसने करी, जगपति जोशी ने। लेकिन इसको एक्सकेवेट, ठीक है, इसको एक्सकेवेट या हम कहें कि इसको उत्खनन किसने किया। देखिए, जो खोज करी वो तो जगपति जोशी ने करी, लेकिन इसको एक्सकेवेट किसने किया, तो वो किया रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये मैंने गलती से वहां लिखा दिया था, यहां लिखा है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में, ठीक। तो इसको एक्सकेवेट किसने किया, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और इसकी डिस्कवरी किसने करी, जगपति जोशी। क्लियर। धौलावीरा का ही मतलब होता है व्हाइट वेल। धौलावीरा का मतलब क्या होता है, व्हाइट वेल, सफेद कुआं, सफेद कुआं, ठीक, व्हाइट वेल, ठीक। तो धौलावीरा का मतलब क्या होता है, व्हाइट वेल, सफेद कुआं, ठीक। इसमें एक चीज, दो पॉइंट्स आप नोट करके रखिएगा एविडेंस लिखाने से पहले। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने की जरूरत है, नोट डाल के लिखिएगा, ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। अभी तक हमने हड़प्पा की जितनी भी साइट्स देखी, उसमें जो शहर था वो दो भाग में बटा था, वेस्टर्न और ईस्टर्न, पश्चिमी और पूर्वी। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की एक लौती ऐसी साइट है जो तीन भाग में बटी हुई है, जहां से जो कितने भाग में बटी है, तीन भाग में। तो इसमें लिखिए, धौलावीरा इज द ओनली साइट in IVC which is divided into three parts। मैंने अब तक आपको जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स बताई, सब में भले ही सुरक्षा प्राचीर को लेकर डिफरेंस हो, लेकिन सब में सिटी दो ही थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न। धौलावीरा एक लौती ऐसी साइट है जहां पर जो शहर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है वेस्टर्न, ठीक, वेस्टर्न और ईस्टर्न तो है ही, साथ में एक और भी है, ठीक है, मिडिल सिटी, इसको कहा गया। तो धौलावीरा एक लौती ऐसी साइट है जो तीन भाग में बटी हुई है, बाकी सारी कितने भाग में है, दो भाग में। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करके लिखना है, इसको 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिसाइड करता है, यूनेस्को, विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये भारत की 40वीं नंबर की साइट है, मतलब भारत में अब तक 40 साइटें हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। और धौलावीरा को 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की शामिल किया गया था। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। तो ये दोनों नोट आप नोट करके रखिएगा। धौलावीरा, एक तो धौलावीरा एक लौती ऐसी इंडस साइट है जो तीन भाग में बटी हुई है। दूसरा, 2021 में इसको
विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की शामिल किया गया था। और ये कौन सी साइट थी? ये 40वें नंबर की साइट थी। ठीक, तो आपको धौलावीरा के बारे में समझ में आया। ठीक, अब यहां से हम इसके साक्ष्य देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से साक्ष्य हमको मिले। ठीक है, देखिए एविडेंस की अगर हम बात करें धौलावीरा से, तो एविडेंस में सबसे पहला आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां के आपको धौलावीरा में आपको पत्थर के बने हुए मकान मिलेंगे, स्टोन हाउस। ये सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा से मिलेगा। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट धौलावीरा एकलौती साइट है जहां से हमको पत्थर के बने हुए मकान मिलते हैं, स्टोन के। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ स्टोन हाउस हमको कहां से मिला है? धौलावीरा से। इसके अलावा हमको एक स्टेडियम का भी एविडेंस मिला है। मतलब हमको एक स्टेडियम का वो मिला है। ठीक, देखिए स्टेडियम मतलब क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड देखा होगा, मैदान। तो मैदान में जो खेल खेला जाता है और उसको देखने के लिए अगर दर्शक दीर्घा भी बनाई जाती है तो वही ग्राउंड क्या कहलाता है? स्टेडियम हो जाता है। नहीं समझे आप? देखिए आज की डेट में क्रिकेट होता है अपने यहां, इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। आप देखें उस मैच को देखने के लिए आसपास लोग रहते हैं कि नहीं रहते? पूरी सिटिंग बनी है कि नहीं बनी है उस मैच को देखने के लिए? तो ग्राउंड और स्टेडियम में यही अंतर होता है। स्टेडियम मतलब ऐसा मैदान जिसमें लोगों को देखने के लिए भी बैठने के लिए जगह बनाई गई है, दर्शक दीर्घा जिसको कहते हैं। ठीक, इसी को कहा जाता है स्टेडियम। तो स्टेडियम का जो साक्ष्य है वो हमको यहां से मिला। ठीक, तो स्टेडियम का साक्ष्य हमको कहां से मिला है? धौलावीरा से। इसके अलावा हमको यहां से एक नेम प्लेट मिली है। क्या मिली है? एक नेम प्लेट जिसमें 10 लेटर लिखे हैं इनकी भाषा में। मतलब इसमें 10 ऐसे शब्द लिखे हैं जो इनकी भाषा में लिखे, इनकी स्क्रिप्ट में लिखे। मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए। तो इसमें इनकी जो स्क्रिप्ट है, इनके जो शब्द हैं, वो 10 शब्द इसमें बने हुए नेम प्लेट, जिसको साइन बोर्ड कहा गया है। क्या बोला गया है? साइन बोर्ड। तो हमें यहां से एक साइन बोर्ड मिला जिसमें कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर। ये सब धौलावीरा से मिला। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से हमको 16 रिजर्वायर मिले। रिजर्वायर मतलब पॉन्ड्स। ठीक है, तो हमको 16 रिजर्वायर यहां से मिले, इसका एविडेंस मिला है। ठीक है, 16 रिजर्वायर मतलब पॉन्ड्स, 16 पॉन्ड्स। इसके अलावा हमको यहां से 2 कनाल्स के भी एविडेंस मिले, नहरों के। 2 कैनाल्स मतलब 2 नहरों के भी एविडेंस हमको यहां से मिले। ठीक, तो ये सारे एविडेंस हैं जो हमको धौलावीरा से मिले। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपको शायद पता हो कि इनका ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा था। मतलब इनकी जो जल निकासी प्रक्रिया थी, ड्रेनेज सिस्टम, वो आज भी हमारे शहर आज भी उसको कंपीट नहीं कर पाए। आप देखिए हमारे शहर 2 बरसात ज्यादा हो जाए पूरा शहर नदी बन जाता है। मतलब क्या है इसका? कि आपकी निकासी प्रणाली अच्छी नहीं। यू हैव नॉट गॉट अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो एक्सीलेंट था।
और उनमें भी जो सबसे ज्यादा एक्सीलेंट था, मतलब जितनी भी साइट्स मिली हैं सभी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, लेकिन उसमें भी जो सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था वो धौलावीरा का था। मोस्ट एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, मोस्ट एक्सीलेंट। तो जल निकासी प्रणाली जो थी इनकी सबसे सर्वाधिक थी धौलावीरा की। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये धौलावीरा था। ठीक, हमने धौलावीरा में क्या क्या देखा? रण ऑफ कच्छ गुजरात में, घग्गर नदी के किनारे। इसकी डिस्कवरी या स्थापना इसकी जगपति जोशी, लेकिन इसकी खुदाई किसने कराई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। इसका मतलब सफेद कुआं होता था। धौलावीरा एक लौती इंडस वैली की साइट है जो 3 भाग में डिवाइडेड थी। 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। हमें यहां से एविडेंस किसके किसके मिले? एक तो मिट्टी के मकान, सॉरी ईंट के मकान, ईंट नहीं सॉरी पत्थर के मकान। इसके अलावा हमको स्टेडियम का साक्ष्य मिला, एक नेम प्लेट मिली जिसको साइन बोर्ड कहा गया, 10 लेटर दिए हैं इसमें, 16 रिजर्वायर मिले, 2 कनाल मिले। ठीक है, और एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, तो ये था धौलावीरा। ठीक, क्लियर हुआ धौलावीरा? ठीक, अगली साइट लिखिए। अगली साइट कौन सी है? बनावली। अगली साइट कौन सी है? बनावली। तो अब बात करेंगे बनावली की। मैंने वैसे ही बताया आपको, सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी लोकेशन। बनावली की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन है हिसार। हिसार कहां पे है? हरियाणा। ठीक, तो इसकी लोकेशन कहां है? हिसार हरियाणा, ऑन द बैंक ऑफ रंगोई रिवर। ठीक, तो रंगोई नदी के किनारे बनावली है। ठीक है, हिसार हरियाणा में। इसके एक्सकेवेटर या इसके डिस्कवरी अगर हम बात करें तो ये किसने की है? तो ये की है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। कब करी? 1973 में। ठीक, तो 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट। यहां से हमको एविडेंस क्या क्या मिले हैं अब वो देख लेते हैं। सबसे पहला एविडेंस यहां से गुड क्वालिटी बार्ले मिला है। ठीक, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का ज्वार, बार्ले। ठीक है, ये मिला है हमको यहां से। इसके अलावा हमको यहां से मिट्टी का टेराकोटा प्लाऊ मिला। ठीक, देखिए प्लाऊ क्या होता है मैंने आपको बताया। आपने देखा हो महाभारत में कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम। ठीक, कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम। उनके हाथ में हल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हल। उनको हलधर भी कहा जाता था। तो यहां से हमको मिट्टी का हल मिला है। प्लाऊ का मतलब होता है हल, जिससे हल चलाया जाता है, पहले जिससे हल चलाया जाता था खेतों में। तो जो प्लाऊ है उसको बोला जाता है हल, और मिट्टी का हल मिला है यहां से, बनावली से। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे अभी आपको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता बताई, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनकी जल निकासी प्रक्रिया, और हमने एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम देखा धौलावीरा का। ठीक, लेकिन बनावली एक लौती ऐसी साइट है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम।
ठीक, मतलब इसमें जल निकासी प्रक्रिया, जल निकासी नहीं है, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, एक लौती साइट है। जबकि ड्रेनेज सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है, उनकी जल निकासी प्रक्रिया। इसके अलावा यहां से हमको फिशिंग फॉर्क भी मिला, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है, मछली का पकड़ने का कांटा, फिश फॉर्क, वो हमको बनावली से मिला। इसके अलावा हमको यहां से शतरंज का एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है, एविडेंस ऑफ चेस। ठीक, तो हमें यहां से किसका साक्ष्य मिला है? शतरंज का साक्ष्य मिला है। ठीक, तो ये था बनावली। तो बनावली एक तो हिसार और हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पे। इसकी खोज किसने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 में, 1973 में। यहां से हमको अच्छी गुणवत्ता का ज्वार मिला है, बारले। हमें मिट्टी का हल मिला है, टेराकोटा प्लाऊ। जल निकासी प्रक्रिया यहां पर नहीं देखने को मिली है, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। मछली का कांटा, फिशिंग फॉर्क, ये देखने को मिला। और हमें शतरंज का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ चेस, ये मिला। ठीक, तो ये था बनावली। ठीक, तो समझ में आया आपको बनावली? ठीक, इसके बाद अगली साइट है, ठीक, अगली साइट की अगर हम बात करें तो अगली साइट लिखिएगा राखीगढ़ी। अगला साइट कौन सा लिखेंगे? राखीगढ़ी। ये इसी पेज में लिखा दे रहा हूं कि राखीगढ़ी में ज्यादा नहीं है। राखीगढ़ी की भी अगर हम लोकेशन की बात करें सबसे पहले, तो ये हिसार हरियाणा में है, ये भी हिसार हरियाणा में ही है। ठीक है, लेकिन ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। ठीक है, किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी खोज, डिस्कवरी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी सूरज भान ने। ये नोट करिएगा, सूरज भान ने 1969 में। तो इसकी खोज किसने करी? सूरज भान। कब? 1969 में। ठीक, इसके अलावा राखीगढ़ी में आप एक और पॉइंट नोट करके रखिएगा, ये आज की डेट में सिंधु घाटी सभ्यता की खोजी हुई सभ्यता में साइट्स में सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। मतलब आज की डेट में सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए हैं, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक, सबसे बड़ा। इससे पहले जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी, इससे पहले मोहनजोदाड़ो जो था, मोहनजोदाड़ो जो हमने पढ़ा था सिंधु नदी में, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, सिंध प्रांत में था मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ दी डेड, मृतकों का टीला। ये सबसे लार्जेस्ट साइट हुआ करती थी राखीगढ़ी के पहले। ठीक है, मतलब ये सबसे लार्जेस्ट साइट हुआ करती थी। लेकिन जब से राखीगढ़ी, जब से इसका डिस्कवरी हुई या इसके बारे में पता चला, तब से कौन बन गई? राखीगढ़ी बन गई सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी, ठीक, सबसे बड़ी साइट। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, अब यहां पर जो हमको साक्ष्य मिले हैं, तो राखीगढ़ी में हमको सिर्फ एक एविडेंस मिला है। यहां के जितने भी हमको कब्रें मिली हैं, बरियल्स, उसमें जितने भी हमको स्केलेटन मिले हैं, सारे बरियल्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पाए गए। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का मतलब होता है कि उनका जो सिर रहा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहा है, और जो पैर रहा है, फुट, ये साउथ डायरेक्शन में रहा। तो सिर जो रहा है वो कहां रहा है? उत्तर में। और जो पैर है वो किधर रहा है? दक्षिण में। तो राखीगढ़ी से जितने भी
जो है कब्र से कंकाल निकाले गए, बॉडीज निकाली गई, तो वो सारे उनका जो सर था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था और जो पैर था वो साउथ डायरेक्शन में था। तो ये एक महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है। कहां से? राखी गढ़ी से। ठीक, तो राखी गढ़ी आप याद रखिएगा, हिसार हरियाणा में मौजूद है, घग्गर नदी के किनारे। इसकी डिस्कवरी करी थी सूरज भान ने 1969 में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे लार्जेस्ट साइट है, सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, और यहां से जो भी बरियल्स मिले हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिले हैं, मतलब उनका सिर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और जो पैर है वो किधर है? साउथ डायरेक्शन में। तो ये था बनावली। समझ में आया आपको बनावली? ठीक, सॉरी बनावली नहीं, सॉरी राखी गढ़ी, सॉरी राखी गढ़ी। ठीक, तो बनावली और राखी गढ़ी दोनों समझ में आ गए आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला साइट नोट करिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टोटल 8 साइटें अभी तक हो चुकी हैं, और आप एक चीज नोट करिएगा, ये 8 सबसे मेजर साइट्स हैं। ये 8 साइट जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मेजर साइट्स में आती है। बाकी जितनी भी साइट्स हैं उनमें हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक ठीक, तो राखी गढ़ी हो गया। ठीक, अब अगला डालिए। अगला है रोपड़। अगली साइट कौन सी है? रोपड़। हेडिंग डालिए रोपड़। रोपड़ जो है ये हमें कहां से मिलती है? ये मिलती है रूपनगर, पंजाब। पंजाब में एक जगह है रूपनगर, और ये मैं पंजाब वो वाला बता रहा हूं जो हमारे भारत के हिस्से का पंजाब है। ठीक है, तो आप पंजाब का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान वाला पंजाब, नहीं, रोपड़ रूपनगर पंजाब जो इंडिया वाला है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो इसकी खोज किसने करी? तो वो थे यज्ञदत्त शर्मा। इसकी खोज किसने करी? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में, 1953 में। तो 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इनकी खोज करी। ठीक, और यहां पर हमको एविडेंस जो मिला है वो एक ऐसा बरियल मिला है जिसमें इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मतलब कि हमें यहां से एक ऐसा कंकाल मिला है, सॉरी एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा वो मिला है, ठीक है, कब्र, जिसमें इंसान के साथ कुत्ते को दफन किया गया। ये रोपड़ से मिला है, रूपनगर पंजाब से। ठीक, और इसके अलावा इसमें आप एक और पॉइंट नोट करके डालिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा नोट करके। ठीक है, देखिए रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता की पहली ऐसी साइट है, फर्स्ट साइट, जिसकी खोज भारत की आजादी के बाद की गई है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट साइट ऑफ आईवीसी टू बी फाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की जब आजादी हुई 15 अगस्त 1947, ठीक, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली साइट या स्थल खोजा गया वो रोपड़ था। ये नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी फाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जो खोजा गई सबसे पहली साइट कौन सी थी? रोपड़। क्लियर है आपको? ठीक, ये चीज क्लियर हुई।
रोपड़ कहाँ मिलती है? रूपनगर पंजाब में, सतलज नदी के बैंक पे। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज करी थी। ठीक है, और यहां से हमको एक, ठीक है, एक समाधि मिलती है, कब्र मिलती है, जिसमें इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया था। और ये आजाद भारत की पहली साइट है जिसकी खोज हुई थी। फर्स्ट साइट ऑफ आईवीसी टू बी फाउंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के। समझ में आया आपको रोपड़? अगली साइट लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है, रंगपुर। अगली साइट लिखिए रंगपुर। ठीक है, ये इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो ये है काठियावाड़ा, गुजरात। ठीक है, तो ये कहां कहां है? काठियावाड़ा, गुजरात में। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? तो लिख लीजिएगा, ऑन द बैंक ऑफ भादर रिवर। कौन सी नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे, काठियावाड़ा, गुजरात में। ठीक है, इसको डिस्कवरी करने वाले कौन थे, या इसकी खोजकर्ता किसने, कौन थे? तो डिस्कवरी आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके भी थे रंगनाथ राव, SR राव, रंगनाथ राव, SR राव, 1954 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। ठीक, इसके अलावा इसका रंगपुर का जो एविडेंस है, हमको यहां से जो साक्ष्य मिला है, वो किसका साक्ष्य मिला है? एक तो चावल, ज्वार और मिलेट्स। ठीक, तो यहां से हमको जो साक्ष्य मिला है वो चावल का, ज्वार का और मिलेट्स का। ठीक है, इसके अलावा नोट करके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, रंगपुर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का औरसा पुत्र कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज औरसा पुत्र ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसको औरसा पुत्र कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब औरसा पुत्र का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औरसा पुत्र का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, या जो भी उसकी जो एक तरीके से कहा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रंगपुर में वो सारी चीजें मैच खाती हैं। इसीलिए रंगपुर को औरसा पुत्र कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब जो भी क्वालिटी या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिंधु घाटी सभ्यता की मिलती है, ठीक, वो सारा का सारा रिजेंबलेंस किसमें आता है? रंगपुर में। इसीलिए इसको औरसा पुत्र कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? तो रोपड़ क्लियर हुआ, रंगपुर क्लियर हुआ। ठीक, अगला साइट लिखिए, सुरकोटाडा। सुरकोटदा, सुरकोटाडा, सुरकोटाडा। ठीक, तो सुरकोटाडा जो है, ठीक है, ठीक, सुरकोटाडा ये हमें मिली है, इसका लोकेशन हमें कहां से मिला है? कच्छ, गुजरात। कच्छ, गुजरात से। तो सुरकोटाडा का जो एविडेंस मिला है वो कच्छ, गुजरात से मिला है। और किस नदी के किनारे हमको मिला है? तो ऑन दी बैंक ऑफ घग्गर रिवर। ऑन दी बैंक ऑफ घग्गर रिवर। तो ये किस नदी के किनारे मिला है? घग्गर नदी के किनारे। कहां है इसकी लोकेशन? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले जो थे, या इसको खोजकर्ता जो थे, इसकी डिस्कवरी, ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने पढ़ी, किसने देखा था? इस जगपति जोशी। इसकी खोज किसने करी?
जगपति जोशी 1964 में। तो सुरकोटडा का जो, ठीक है, जो खोजा, इसको डिस्कवरी करी गई, वो किसने खोजा? जगपति जोशी ने। ठीक। इसके अलावा आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है, यहां से एविडेंस के तौर पर हमको जॉ ऑफ हॉर्स मिला है, घोड़े का जबड़ा, घोड़े का जबड़ा मिला है। ठीक है, जॉ ऑफ हॉर्स मतलब घोड़े का जबड़ा। ठीक, घोड़े का जबड़ा। ठीक। अब आपको यह बताना है, मैंने जो पीछे पढ़ाया है, घोड़े का और कोई साक्ष्य हमको कहां से मिल रहा था? मतलब घोड़े का जो साक्ष्य था वो हमको कौन सी साइट से मिला था? ठीक, पुराने नोट्स देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो घोड़े का साक्ष्य था, ठीक है, वो कहां और कहां से मिल रहा था। ठीक है, तो ये आप बताइएगा आपको। इसके अलावा घोड़े का जबड़ा मिला है, यहां से क्या मिला है? घोड़े का जबड़ा, सुरको टाटा। ठीक, तो ये था सुरको टाटा। समझ में आया आपको? ठीक। ठीक, इसके बाद अगली साइट है कोट डीजी। इन सब साइट्सों को मैं इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको बहुत ज्यादा अपने को जानना नहीं है। इसका सिर्फ लोकेशन जो है थोड़ा बहुत वो जानने की जरूरत है बस। ठीक। अब कोट डीजी की अगर हम बात करें तो इसकी हमको जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान से मिले। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां से हमको मिला है कोट डीजी। इसके एक्सकेवेटर रहे हैं फजल अहमद। ये सब नोट करते चलिएगा जो जो मैं लिखाता जा रहा हूं। फजल अहमद 1955 में। ठीक, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद, जिन्होंने 1955 में कोट डीजी की खोज करी। ठीक है, बाकी सिंधु नदी के हैं तो सिंध प्रोविंस में है, मतलब किसके बैंक के पास है? सिंधु नदी, सिंधु रिवर, या इंडस लिख सकते हो आप इसको, इंडस नदी। ठीक, यहां से हमको जो चीज मिल रही है इंपॉर्टेंट वो है एरोहेड। एरोहेड समझते हैं आप? ये जैसे तीर है, ठीक है, तो ये जो तीर का आगे जो नुकीला वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं एरोहेड। तो यहां से हमको एरोहेड मिला है। ठीक है, कोट डीजी से हमको क्या मिला है? एरोहेड। सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है, फजल अहमद के द्वारा इसकी डिस्कवरी करी गई थी। ठीक, 1955 में। ठीक, तो ये 12 साइट्स थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मैंने 12 साइट्स पढ़ाई हैं। ठीक है, जो हड़प्पा की इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको कुछ और साइट्स के नाम लिखा रहा हूं। आपको इसका सिर्फ नाम और लोकेशन याद रखना है, इसके अलावा इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे जितनी साइट्स आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जो साइट्स मैं आपको बताऊंगा उसमें सिर्फ आपको लोकेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप 2 कॉलम बनाएंगे अगले उसमें। ठीक है, एक है हड़प्पा की साइट्स और दूसरा है लोकेशन। ठीक है, हड़प्पा की साइट्स और लोकेशन। इसमें अब एक एक करके लिखते जाइए। सबसे पहला है कुनाल। ठीक है, ये साइट मिली है हरियाणा से, ये पॉइंट नोट करिएगा। और यहां से एक चीज और नोट कर लीजिएगा, यहां पर 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। यहां से हमको 2 चांदी के मुकुट मिले हैं कुनाल से। कुनाल कहां पे है? हरियाणा में। इसके अलावा अगला साइट नोट कर लीजिए, अली मुराद। अली मुराद ये है पाकिस्तान में। ये साइट कहां है? पाकिस्तान में। अगला नोट करिए, रोज डीजी। रोज डीजी ये कहां पर है? तो ये है गुजरात में।
ये सिर्फ आपको लोकेशन याद रखनी है बस, इसमें और कुछ याद नहीं रखना। रोड जीजी कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद अगला बात करें, अगला है बालाकोट। बालाकोट ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा वाले एरिया में। मैंने आपको बताया था पख्तून, खैबर पख्तून कहां पर? पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पंजाब। तो खैबर पख्तूनवा वाला जो एरिया है बालाकोट, भारत ने एयर स्ट्राइक भी करी थी बालाकोट। ठीक है, भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट में। ठीक, तो ये वही बालाकोट है। ठीक, अगली साइट अगर हम बात करें, भगवानपुरा। भगवानपुरा ये कहां है? हरियाणा में। ठीक, ये कहां है? हरियाणा में। इसके बाद अगला बात करें, कुंटासी। ठीक, कुंटासी ये है गुजरात में। ठीक, तो अगली जो साइट है वो है कुंटासी और ये है गुजरात में। ठीक, इसके अलावा लिखिए अगली साइट मीठाथल। मीठाथल ये कहां पर है? ये है हरियाणा में। कहां पर है ये? हरियाणा में, मीठाथल। इसके बाद बात करें, अगला है देसालपुर। देसालपुर ये कहां है? गुजरात में। ये ऐसे का ऐसे ही नोट करते चलिएगा कॉपी में। देसालपुर कहां है? गुजरात में। अगला है गनेरी वाला। गनेरी वाला कहां है? ये है पंजाब, पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले पंजाब में है ये गनेरी वाला। अगला बात करें, अगला है भगत राव। भगत राव ये कहां है? गुजरात में। ये कहां है? गुजरात में। अगला बात करें, अगली 2 साइट्स है, एक है मांडी और दूसरी है हुलास। हुलस, मांडी और हुलस ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये कहां है? उत्तर प्रदेश में, यूपी। अब इसमें से मांडी में नोट करिएगा, मांडी में एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक एविडेंस हमको मिला है। मांडी में यहां पर हमको इनका मिंट हाउस मिला है। मिंट हाउस का मतलब होता है टकसाल गृह। देखिए, मिंट हाउस या टकसाल गृह किसको कहते हैं? जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के, वो जहां पर भी बनाया जाता है उसको मिंट हाउस कहते हैं, टकसाल गृह कहते हैं। ठीक है, तो मांडी उत्तर प्रदेश में हमको टकसाल गृह मिला है, मिंट हाउस मिला है। ठीक है, जहां सिक्के बनाए गए। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो ये सारी हड़प्पन साइट्स थी। मांडी और हुल्लास दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, बस दोनों उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा मैंने आपको और भी साइट्स बताई थी। देखिए, साइट्स बहुत सारी हैं लेकिन अपने को इतना ज्यादा नहीं पढ़ना। जितनी साइट्स मैंने अभी तक आपको बताई हैं उतनी साइट्स पर्याप्त। 12 मैंने डिटेल में बताई हैं, 12 इधर बता दी, 24 ये हो गई। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो 4 कॉर्नर थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, वो भी मैं बता चुका हूं, उसको मैंने अभी इसमें शो नहीं किया। ठीक, याद करिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी साइड कौन सी थी। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा इसको। ठीक है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप एक बार नोट्स को पीछे रिवाइज करते चलिए। ठीक है, वरना सारी चीजें आगे होती जाएंगी और आप भूलते जाएंगे। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करिएगा, नोट कराइएगा। ठीक, तो समझ में आया आपको ये सारी चीजें? ठीक,
अब इसके बाद हम थोड़ा सा और नोट कर लेते हैं। मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूं कौन कौन सी हड़प्पन साइट है किस किस राज्य में। हमने अभी तक जितनी भी साइट्स पढ़ी हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी साइट्स कौन कौन से स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स या किसी भी वनडे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में, आपसे डायरेक्ट हड़प्पा की साइट पूछ लेता है और पूछ लेता है कि किस राज्य में है। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक। तो इंडिया की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में राज्य सबसे पहले तो हमें देखने होंगे कौन कौन से राज्य में साइट्स थी। मैंने आपको यह भी बताया था सबसे पहला कौन सा था, ऊपर से शुरू करें तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में एक लौती ऐसी साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की जो मिली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी साइट भी रही है, वो है मांडा। मैंने पढ़ाया था मांडा जम्मू एंड कश्मीर सबसे नदन साइट है। इसके बाद बात करें, अगला राज्य आता है पंजाब, इंडिया वाला पंजाब। यहां से भी एक ही साइट मिली है, रोपड़। पढ़ाया था मैंने आपको रोपड़। ये कहां से मिली है? पंजाब से। इसके अलावा बात करें, अगला राज्य है यूपी। सबसे पहले यूपी से कर लेते हैं। यूपी में हमें दो साइट्स मिली है, तीन। ठीक, सबसे यूपी में हमें सबसे पूर्वी साइट भी मिल रही थी, ईस्टर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद कीजिए, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे उत्तरी साइट थी। इसके अलावा कौन सी साइट मिली है? मांडी और हुलास। मांडी से हमें क्या मिला था? टकसाल ग्रह। ठीक है, मिंट हाउस मिला था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद अगला राज्य आता है राजस्थान। पहले जिन जिन की एक दो साइट्स हैं उनको कर लेते हैं। राजस्थान से भी हमको एक ही साइट मिली है, कालीबंगन। ठीक, ऊंट का स्केलेटन मिला है यहां पे, ऊंट की हड्डी का। ठीक, राजस्थान। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सबसे सदर्न साइट मिली है, दाइमाबाद। याद करिएगा, दाइमा। अब आ जाइए हरियाणा। हरियाणा में कई सारी साइट्स मिली हैं। ठीक है, हरियाणा की अगर हम बात करें तो सबसे पहली साइट है बनावली। याद करिए, ये सब मैं पुराना पढ़ा चुका हूं। बनावली है। राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट। इसके अलावा मीठाथल, ये भी हमें हरियाणा से मिली है। कुणाल, ये भी हमें हरियाणा से मिली है। और भगवानपुरा, ये पांचों साइट हमको कहां से मिली हैं? हरियाणा से मिली है। समझ में आया आपको? अब आखिरी स्टेट बच जाता है गुजरात। गुजरात से हमें कौन कौन सी साइट मिली है? तो लोथल। ठीक, इसके अलावा धोलावीरा। ठीक, इसके अलावा रोज डीजी। रोज डीजी भी वहीं से मिला था। रंगपुर। ठीक, इसके अलावा देसालपुर। इसके अलावा बात करें तो कुंटासी। इसके अलावा भगत राव। और लास्ट में अगर हम बात करें तो सुरकोटडा। ठीक, तो ये राज्य दर राज्य हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स है। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा गुजरात में सबसे ज्यादा साइट्स मिली है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा स्थल हमको गुजरात से मिले। तो गुजरात एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। पूछ सकते हैं ना कि भाई कौन से राज्य से सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले। तो आज की डेट में क्या है? गुजरात। क्लियर हुआ ये? ठीक, गुजरात। ठीक, अब ये इंडिया का हो गया। अब एक और पॉइंट
सॉरी, इसमें जगह यहीं पे बची है तो यहीं पे नोट कर लेता हूँ। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, शायद मैंने अफगानिस्तान का लिखा दिया था। अफगानिस्तान की कौन कौन सी साइट हुआ करती थी, तो मुंडीगाक और शोरतुगुई। मुंडीगाक और शोरतुगुई, ये दोनों साइट अफगानिस्तान की थी। और पाकिस्तान की लिख लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीके से सारांश टाइप का है। पाकिस्तान की बात करें तो हड़प्पा, इसके अलावा मोहनजोदड़ो, ठीक, इसके अलावा चाणूदारो, इसके अलावा सुत कागेडोर। ये सुत कागेडोर कौन सी है, सबसे पश्चिमी साइट, याद करिए, वेस्टर्न साइट सुर कागेडोर, पढ़ाया है मैंने, देख लीजिएगा पीछे नोट्स में, ठीक। बलूचिस्तान क्षेत्र में है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, तो सुर कागेडोर। इसके अलावा मैंने पढ़ाया अली मुराद, ठीक। अली मुराद के अलावा गनेरी वाला ये साइट है, ठीक है। और इसके अलावा बालाकोट, ये सब साइट्स हमको कहां से मिली हैं, पाकिस्तान से मिली है, ठीक। अफगानिस्तान से दो ही मिली है, मुंडीगाक और शोरतुगुई, ठीक। तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखे। देखिए, सारे स्थलों में मेनली अगर हम सिर्फ वनडे एग्जाम की अगर हम बात करें, मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें आपको इसकी लोकेशन, रिवर, इसके डिस्कवरर और कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन से राज्य में कौन सी साइट मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य में मिल रहा है साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने पूरी साइट्स कवर कर ली। देखिए, 2 क्लासेस में साइट्स कवर हुई हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 में, उसमें भी मैंने स्थल बताए थे, साइट्स बताई थी। इसके अलावा आज की क्लास में भी मैंने सारी साइट्स आपको बता दी है। क्लियर। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहली बात तो इनकी लिपि तो है, लेकिन हम अभी तक पढ़ नहीं पाए उसको। अब जब हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं तो अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरी दे रही हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत किसने क्या क्या दिए। क्लियर। और उसने उसके पक्ष में या उसके पक्ष में क्या क्या एविडेंस दिए, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर से मदद मिल रही होगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नोट्स बनाते चलिए, आपका एक नोट्स का बंच हो जाएगा। अभी तक मैंने जितनी क्लासेस पढ़ाई हैं, प्लीज प्लीज नोट्स बनाते चलिए, बहुत मेहनत लग रही है। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको इसका आगे चल के बहुत फायदा होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हर जगह आते हैं भाई, मेंस नहीं होगा लेकिन प्री जैसा पेपर तो होगा ही होगा, उसके लिए आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल। और अगर आपको हमारी इस क्लास से मदद मिल रही है थोड़ी भी, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।